Hey students, so welcome all. Hope you all are doing good. So we are here, and this is the scene of Frankfurt Parliament, NCERT 10th class history chapter first. जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट 16. सो ये वो पार्लियामेंट थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जिसको बाद में रोक दिया गया और जो चर्च ऑफ सेंट पॉल में हुई थी. ठीक है, और ये देखिए क्राउड, यहाँ पे लोग कितने मेंबर थे ये क्वेश्चन में आएगा, आप ध्यान रखना. तो 831 मेंबर थे, ये भी याद रखना. नाउ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन. अब बात करते हैं महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान की. द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल ऑन विद इन द लिबरल मूवमेंट. महिलाओं को आज़ादी देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि जो राजनीतिक अधिकार देने के लिए, वो एक विवादास्पद बात बन गई थी, विवादास्पद निर्णय बन गया था लिबरल मूवमेंट के लिए. in which large number of women had participated actively over the years. बहुत सी महिलाओं ने बहुत ज़्यादा संख्या में काफ़ी सालों तक पार्टिसिपेट किया. ठीक है, वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस. महिलाओं ने अपने ही राजनीतिक संगठन बना लिए, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र बना लिए, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन. वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने लगी, वहाँ पे बोलने लगी, अपने अधिकारों को रखने लगी. डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली. मगर इन सभी बातों को छोड़कर जब चुनाव की बात होती, उनको डिनाई कर दिया जाता, उनको अधिकार नहीं था वोट डालने का. व्हेन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्व टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी. और उस पार्लियामेंट में केवल महिलाओं को एक स्पेक्टेटर, एक दर्शक और एक पर्यटक आप कह सकते हैं, वहां पे एज इट इज रखा गया. सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं. अपने आप में 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन है ये. ठीक है जी, याद रखना. दो कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848. कंजर्वेटिव जो थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने लिबरल मूवमेंट को सप्रेस कर दिया, रोक दिया, दबाव में ला दिया 1848 में. दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर. उन्होंने कहा कि आप ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर सकते. Monarch were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by the granting concession to liberal nationalist revolutionaries. राजा ने सोचा कि ये तभी रुक सकता है जब इन सब की मांगों को सीधी सीधी मान लिया जाए. ठीक है, साइकिल के जो रेवोल्यूशन का साइकिल है उसको तोड़ दिया जाए, रिप्रेशन मतलब दबा दिया जाए, और ये दबाएंगे तभी संभव है कि ये जो लिबरल रेवोल्यूशनरी है वो रुक जाए. Hence, इस प्रकार in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken in the Western Europe before 1815. जो पश्चिमी यूरोप में चेंजेस 1815 में आ गए थे, केंद्र और पूर्वी यूरोप में, मध्य और पूर्वी यूरोप में वो 1848 में आने शुरू हो गए. ऑटोक्रेटिक मोनार्की हो गई, मतलब मोनार्की के साथ लोगों का जो रोल था, लोगों के जो अधिकार थे वो शुरू हो गए थे. Thus, serfdom and bounded labor were abolished both in the Habsburg domination and in Russia. तो जो दास थे, जो बंधुआ मजदूर थे, और जो लेबर थे सिंपल, उनको अबॉलिश कर दिया गया, इसको हटा दिया गया. कहाँ कहाँ पे? हब्सबर्ग डोमिनेशन से भी और रशिया से भी. Abolition of serfdom and bounded labor from Habsburg domination and in Russia. The Habsburg ruler granted more autonomy to the Habsburgian in 1867. Habsburg ruler ने कहा कि हमें और आज़ादी दी जाए, हमारे अब बीच में कोई ना आए. कब बोला वो? 1867 में. अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की.
नाउ वी आर ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब शुरू होती है कहानी। मिडिल क्लास जर्मन इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन। मिडिल क्लास के जो लोग थे 1848 में, उन्होंने जर्मन कन्फेडरेशन, मतलब मैंने परिसंघ बताया था ना आपको, कन्फेडरेशन, उनको यूनाइट करने की बात कही एक नेशन स्टेट में, गवर्नड बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। जिसको कौन गवर्न करेगा, कौन चलाएगा, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट चलाएगी स्टूडेंट्स। दिस लिबरल इनिशिएटिव, और ये जो आज़ाद परिविचार था, विचार था, टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री। मगर इसको रिप्रेस, दबाव दिया गया, इसको दबाने की कोशिश की गई राजा के द्वारा, उनकी सेनाओं के द्वारा, और उनको सपोर्टेड कर रहे थे लैंड ओनर्स, जिनको जंकर कहा जाता था। क्वेश्चन आ गया, हु वर जंकर्स? द लार्ज लैंड ओनर हु सपोर्टेड मोनार्क एंड द मिलिट्री टू रिप्रेस द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग, जंकर्स। ओके, जंकर कहाँ के थे? पर्सिया के थे। जुंकर कह सकते हो, जंकर कह सकते हो। देन पर्सिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। अब पर्सिया ने उठाया जिम्मा नेशनल यूनिफिकेशन के आंदोलन का, राष्ट्रीय एकता के आंदोलन का, एकीकरण के आंदोलन का। यूनिफिकेशन होता है एकीकरण। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। पर्सिया के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था? ओटो वॉन बिस्मार्क, याद रखना। चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्सिया ओटो वॉन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। उनको इनका आर्किटेक्ट कहा जाता है, पितामह। carried out with the help of Persian army and bureaucracy। ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो कामकार लोग होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, उनकी सहायता से और पर्शियन आर्मी की सहायता से वो इस यूनिफिकेशन के पितामह बनकर सामने आए। कौन? ओटो वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्सिया। जर्मन यूनिफिकेशन 3 wars over 7 years। 7 सालों में 3 युद्ध लड़े गए। विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री। तीनों युद्धों में पर्सिया जीता 7 साल के अंदर। कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया इन्होंने। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम वन वॉज द प्रोक्लेम्ड ऑफ जर्मन एम्परर। जनवरी 1871 में पर्सिया के राजा विलियम वन को पूरी जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, वर्साइली में एक सेरेमनी करके। वर्साइल में सेरेमनी हुई थी, ठीक है जी। ऑन 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंस ऑफ जर्मन स्टेट्स, representative of the army, important Persian minister including the chief minister Otto von Bismarck gathered in hall of mirrors। ये सब लोग कहाँ इकट्ठे हुए? हॉल ऑफ मिरर्स में, in the place of Versailles, to proclaim new German empire headed by Kaiser William I of Persia। विलियम वन का पूरा नाम क्या था? केसर विलियम वन ऑफ पर्सिया। ये सब लोग हॉल ऑफ मिरर्स में इकट्ठे हुए कब? 18 जनवरी 1871 को, और इन्होंने जर्मन स्टेट को यूनाइट करके उनका एक सम्राट घोषित कर दिया गया, और उस सम्राट का नाम था केसर विलियम वन, और उनके जो आर्किटेक्ट ओटो वन बिस्मार्क थे वो भी उसमें थे उनके साथ, ठीक है जी। German unification, the nation building process in the Germany had demonstrated by the dominance of Persian state power। अब उनका जो डेमो देने लगे कि ये देखिए पर्सिया की तरह हम जिएंगे, ठीक है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फासिस ऑन द मॉडर्नाइजिंग ऑफ करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम। सब कुछ जो था वो एक तरीके से होने लगा। बैंकिंग, करेंसी भी, लीगल जो काम थे वो, जुडिशियल सिस्टम, सब कुछ, सब में पारदर्शिता आ गई थी। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। पर्सिया के जो तौर तरीके थे और जो कामकाज के तरीके थे वो बाकी जर्मनी के लिए क्या बन गए? एक रोल मॉडल बन गए, मॉडल बन गए, उनके काम करने का नजरिया बन गए, ठीक है जी। सो ये था जर्मन यूनिफिकेशन, ओके। और ये देखिए अ पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। इसमें कैरिकेचर ऑफ ओटो वन बिस्मार्क एंड जर्मन रेचस्टैग। अब ये जर्मन रेचस्टैग के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर
कैचर कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं अपना चाबुक के, हो गया जर्मनी पे हमारा राज, जर्मनी अब हो गया है कंबाइन, अब इसे कोई नहीं बदल सकता। ये 5 मार्च 1870 की बात है। ठीक है जी। तो अब इटली के